हाँ तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1 जो आपका है मैथ का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल्स नंबर, इसको इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इसका, यानी इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी को लेने वाले हैं। उसके बाद इसके प्रश्नावली को हम हल करेंगे अगली वीडियोज़ में, और इसी तरह से हम इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए आपको नाम आपका चैप्टर का है वास्तविक संख्या, तो नाम से ही आपको पता होगा कि इसमें हम लोग को संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना है तो आप देख सकते हैं इसमें ये बताया जाएगा। आप लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें आपको लसा मसा को पढ़ना पड़ेगा, यानी एचसीएफ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस टॉपिक को यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद कुछ उदाहरण मिलेंगे आपको, फिर प्रश्नावली 1.1 मिलेगा। उसके बाद अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका मिलेगी आपको। आगे बढ़िएगा आप तो इसी से संबंधित कुछ सवाल आप लोग को बनाने को मिलेंगे, जो कि प्रश्नावली 1.2 में मिलेगा आप लोग को। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ संख्याओं को आप लोग को सिद्ध करना पड़ेगा कि वह अपरिमेय संख्या है, जैसे में √2, √3 या 2 + √3, 2 √3, इस तरह से आपको संख्या मिलेंगी। इन्हें आप लोग को सिद्ध करना होगा और इसी पर आधारित होगा प्रश्नावली 1.3, जिसमें आप लोग को बताना होगा सिद्ध करे √5 या कोई भी संख्या यहाँ पे दे सकता है आप लोग का, उस संख्या में को आप लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है। उसके बाद फिर आप लोग का ये जो चैप्टर है इसका लास्ट एक्सरसाइज बचे रहेगा, जिसमें आप लोग को हर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, PYQ के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। वैसे आज इस वीडियो में हम इतना आगे नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम केवल इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, आपने थंबनेल पे भी पढ़ा होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, तो है आपका वास्तविक और दूसरा है संख्या। तो संख्या के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, गिनती जो हम मैथ में जिनका प्रयोग करते हैं उनके थोड़ा सा हम इनके बारे में और बतला देते हैं। उससे पहले आपको हम बतला दें कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बतला दें कि लगभग एवरेज देखा जाए तो हर साल इस ये जो चैप्टर है इससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी एवरेज यह इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसलिए इस चैप्टर पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, आप हल्का से मेहनत करिएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें संख्या के बारे में जानना होगा। तो देखिए जो संख्या होती है, संख्याओं को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला आप लोग का है वास्तविक संख्या, पहला आपका वास्तविक संख्या है। और जो दूसरा आप लोग का हो जाएगा काल्पनिक संख्या। अब देखिए ये जो काल्पनिक संख्या है इसके बारे में आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि यह थोड़ा टफ आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से हो जाता है, इसलिए इसको आपको आगे चल के 11th क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल हम बाद में देंगे, पहले इस वास्तविक संख्या को, चूँकि आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है इसलिए वास्तविक संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस सृष्टि पर किन संख्या का खोज हुआ था, तो वो थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन कौन से होती हैं। प्राकृत संख्या में आता है 1 2 3 4, इस तरह से आपका अनडिफाइंड तक अपरिमित तक चलते रहता है, अनंत तक यह चलते रहता है। ठीक, अब इसका प्राकृत संख्या क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह जो संख्या है यह प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, इसमें कोई भी मानव बदलाव नहीं किया गया है अभी तक। ठीक, जब तक प्राकृत संख्या थी तब तक इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं थी, यह पहले ही से सृष्टि पर मौजूद था। उसके बाद इसमें मानव थोड़ा सा हस्तक्षेप करता है, और उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। अब यह हस्तक्षेप कौन करता है? तो यह हस्तक्षेप करते हैं आर्यभट्ट जी, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। और जब शून्य का आविष्कार हुआ तो शून्य के बाद प्राकृत संख्या को जोड़ दिया गया। प्राकृत संख्या बोले तो 0 1 2 3 4, इस तरह से आपका अनंत तक, यानी कि प्राकृत संख्या में 0 लगा दिया गया जीरो के आविष्कार के बाद, तो वह बन गया आप लोग का पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्यों बना? क्योंकि लोगों को लगने लगा कि जब 0 ऐड हो गया प्राकृत संख्या में
तो अब जाके संख्याएं जो है यह पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई। इसमें अब कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर एक और बलाय का नाम आया इसमें, पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या कहाँ से आया? पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या का पीछे एक रीज़न होता है कि संख्याओं का मान घटता भी तो होगा। पहले के लोगों में यह सोच था कि संख्या का मान हमेशा बढ़ते रहेगा, क्योंकि 0 के बाद फिर 1 2 3 4 था, ठीक, तो पॉजिटिव था, बढ़ते ही जा रहा था संख्या। तो फिर उसके बाद एक माना जाता है कि एक व्यक्ति को ऐसा लगा जब वह ये जो संख्या लिखी हैं इनके सामने इस तरह से एक मिरर रख दिया, यानी आईना रख दिया, तो इसके इधर भी इसको संख्या दिखने लगी, इसके इधर भी संख्या दिखने लगी और इसके इधर संख्या पहले से मौजूद थी। तो इसके इधर जो संख्याएं थी जी उनमें माइनस लगा दिया गया, यानी खोज हो गया यहाँ पे ऋणात्मक का। तो इस जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया गया, यानी माइनस संख्या को जोड़ दिया गया, तब जाके यह बन के आ गया पूर्णांक संख्या। इधर भी आप लोग का अनंत है और इधर भी अनंत है, ये हो गया आप लोग का पूर्णांक संख्या, ठीक। संख्या यहाँ तक भी नहीं रुकी, उसके बाद फिर आप लोग का खोज होता है भिन्न का। क्या खोज होता है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का खोज होता है। भिन्न संख्या में आप लोग तो नॉर्मल जो 1/2 4/3 यह सब हो गया आप लोग का भिन्न संख्या। इस तरह से यह संख्याएं बनी, ठीक है। अब यह तो वास्तविक संख्या के बारे में हमने 4 तरह का संख्या आप लोग को बतला दिया, ठीक है। काल्पनिक संख्या के बारे में बात करें, इसका वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हमने बतला दिया आपको 1 2 3 4 इस तरह से करके। काल्पनिक संख्या के बारे में यदि हम बात करते हैं तो काल्पनिक संख्या में इस तरह के संख्या आते हैं। जैसे मैं आप लोग अभी आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि रूट में 4 का मान क्या आएगा, तो सब लोग कमेंट करेंगे कि 2 आएगा मान। रूट में 9 का मान क्या आएगा? 3 आएगा मान। अब यही हम आपसे पूछते हैं कि रूट में -4 का मान क्या आएगा, तो आप लोग में से ज़्यादा लोग 2 बतलाएंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि अगर माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ नहीं है, दोनों का मान सेम नहीं रह सकता है। तो ये ऐसी संख्या जो है इन्हें काल्पनिक संख्या माना गया है। इसीलिए इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं √ में -4, √ में -7, इस तरह से आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब वास्तविक संख्या में हमने इतने सारा चीज़ों को पढ़ लिया। अब इतना सारा चीज़ को मिला के वास्तविक संख्या में यह जो चारों चीज़ है इन सभी को मिलाकर एक संख्या बनाया गया और उसको वास्तविक संख्या का एक प्रकार दिया गया। इसमें हम लोग पहला प्रकार लिख सकते हैं जिसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर, शून्य के बराबर नहीं हो। अब शून्य के बराबर क्यों होता है? तो देखिए इसलिए होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं 4/0, तो 0 से किसी भी चीज़ को हम लोग भागा लगाएंगे तो उसका मान शून्य होगा और हर स्थिति में यह नहीं हो सकता है, इसलिए q को कभी 0 हम लोग को नहीं लेना चाहिए। आप लोग को, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा तो हम बतला दें कि कोई भी संख्या जैसे 3/5 है तो इसमें जो ऊपर का जो चीज़ होगा यह हो जाएगा p और नीचे का जो हो जाएगा यह हो जाएगा q। यह आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऊपर का चीज़ p है और नीचे का चीज़ जो है q है। इसको हम लोग अंश एवं हर भी कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या है इसमें सारे जो संख्या होते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब जिसमें नेगेटिव भी इंक्लूड है, यानी ऋणात्मक भी जिसमें इंक्लूड है, वैसी संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं। और जहाँ q 0 के बराबर नहीं है तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या हम लोग कहेंगे। ओके। और इसके जस्ट विपरीत में रहता है दूसरा नंबर, जो कि इसके बारे में भी आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इस अपरिमेय संख्या के बारे में भी आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। हम बतला दे रहे हैं, यह इंट्रोडक्शन क्लास है, तो यदि आपको बोर लगता होगा तो भागिएगा मत, क्योंकि यह जो बेसिक चीज़ है यदि आप इसको पढ़ते हैं तभी जाके इस चैप्टर में बढ़िया से आप बने रहिएगा और बढ़िया से यह जो चैप्टर आप लोग को समझ में आने वाला है। तो परिमेय संख्या के हमने बात लिए जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ जो ये जो p और q की बात कर रहे थे हम, इसमें यह केवल पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? तभी जस्ट हमने पूर्णांक बतलाया, जिसमें माइनस हो, जिसमें 0 हो और जिसमें 1 2 3 यानी पॉजिटिव हो।
तो यह आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे हम बतलाएंगे यह क्यों ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। तो परिमेय संख्या हमने बतला दिया जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q की जगह पे हर में कभी भी 0 नहीं रहेगा। अब इसके जस्ट विपरीत यानी जस्ट उल्टा रहता है अपरिमेय संख्या, जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग, तो अपरिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकते। अब ऐसी संख्या में कौन होते हैं, तो जो संख्या रूट में होती हैं और जिनका पूरी वर्गमूल नहीं निकल पाता है। जैसे रूट में 4 है तो इसका वर्गमूल हम लोग 2 निकाल देंगे और इसके बट्टे में 1 रख देंगे, तो यह एक परिमेय संख्या बन जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर वैसी संख्या को रखना है जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकले। जैसे में हम लोग ले लेंगे अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3, इस तरह से आप लोग संख्या को ले सकते हैं और ये जो संख्या होंगी ये आप लोग की अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ओके, तो देखिए संख्याओं का स्टार्टिंग से आने के जो प्रक्रिया है ये हमने बतला दिया और इसमें हम लोग फिर से बतला देते हैं। पहले जो भी संख्या सृष्टि पर उपलब्ध थी, जैसे 1 2 3 4 लेके अनंत तक, वैसी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता था क्योंकि यह प्रकृति पर उपलब्ध थी, ठीक। उसके बाद इसमें जब शून्य का आविष्कार हुआ तो इसमें जब प्राकृत संख्या में शून्य यानी 0 को जोड़ दिया गया आगे में, तब जाके लोगों को लगा कि यह संख्या पूर्ण हो चुकी हैं और इसका नाम पूर्ण संख्या रख दिया गया। उसके बाद जब ऋणात्मक का खोज हुआ यानी माइनस का खोज हुआ, तब जाके पूर्ण संख्या के आगे में ऋणात्मक लगा दिया गया, तब जाके यह पूर्णांक कहलाया। फिर जब संख्याओं को बट्टे के रूप में लिखे जाने लगा तो उसे भिन्न कहने लगे हम। इसी के आधार पर परिमेय संख्या में वैसी संख्या को जो p बाई क्यू के रूप में लिख सके, वैसी पूर्णांक संख्या, यह आप लोग को हम बार बार दोहरा रहे हैं, पूर्णांक संख्या आप लोग को लेना है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q यानी हर शून्य के बराबर नहीं होगा। और दूसरा में अपरिमेय संख्या होता है जो कि p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या समझ में आ गया। वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसका प्रयोग हम अभी वास्तव में कर रहे हैं। काल्पनिक संख्या है जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, वास्तव में उनका कोई भी उपयोग नहीं है, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं हम संख्याओं के बारे में और थोड़ा सा जानने। तो पीछे हमने 2 तरह की संख्या को समझ लिया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब हम तीसरे संख्या को समझ लें जो कि बहुत ही आसान है, आपने हमेशा पढ़ा है, जिसका नाम है सम संख्या। सम संख्या के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाज्य हो, जैसे मैं आपका 2 4 6 8 10, मतलब वैसी संख्या जिसको आप 2 से भागा लगाए उसका शेषफल 0 आ जाए तो वह संख्या जो हो जाएंगी यह सम संख्या हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, सम संख्या के जस्ट विपरीत होता है आप लोग का विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या वही 2 से जो भाग नहीं लग सकते। जैसे हम 1 को लगाएंगे 2 से भाग कभी नहीं लगेगा, 3 को लगाएंगे तो शेषफल में 1 बच जाएगा, 5 को लगाएंगे तो यह भी शेषफल 1 बच जाएगा, मतलब जिसका शेषफल कुछ ना कुछ बचे तो वैसी संख्या आपका विषम संख्या कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला हमारा 5वां नंबर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं, भाज्य से के नाम से लगता है जो किसी और से भाग लग जाए। जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 ऐसी संख्या है जो कि 1 से भी भाग लग जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे तो ये 6 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, यानी 1 के अलावा और खुद के अलावा, 1 और 6 के अलावा यानी खुद के अलावा और किसी अन्य संख्या से जो भी संख्या भाग लग सकती है, यहाँ हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में 9 आपका हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा इसमें, फिर 4 के बाद 10 हो जाएगा आप लोग का इसमें, 15 हो जाएगा इसमें, मतलब वैसी संख्या जो खुद के अलावा बोले तो जिस संख्या की बात हो रही है और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाज्य होता है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत में आप लोग का है अभाज्य संख्या। हम 6ठा नंबर पे लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में वैसी संख्या होंगी जो खुद के अलावा और 1 के अलावा और किसी से भागने लगते होंगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता है तो यह आपका हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद फिर आप लोग 5 हो जाएगा आप लोग का, 5 के बाद हम लोग देखेंगे तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 9 10 11 नहीं 11 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का ये जो संख्या होती है। अब आप देखिएगा हम ना तो इसमें 1 का जिक्र किए हैं एग्जाम्पल में,
एग्जाम्पल की बात करें, और इसमें भी एक का जिक्र नहीं किए हैं। तो यहाँ बहुत जगह यह विवाद रहता है कि एक क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह तो खुद से भी भाज्य हो रहा है और एक से भी भाज्य हो रहा है, या अभाज्य संख्या है। तो एक को इन कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ना तो भाज्य संख्या है एक और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ऐसा कह के कोई आपको भ्रमित करे कि एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो उनको डायरेक्ट बोलिएगा कि उस एक को भाज्य एवं अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक। और इसी के तरह का एक और संख्या होता है जिसका नाम आप हमेशा तो नहीं सुने होंगे, लेकिन अब सुनना पड़ेगा हमेशा, जिसका नाम होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नए नए नाम सुनेंगे। इसका हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए वैसी संख्याओं का जोड़ा का मतलब वैसी दो संख्या जिस संख्या का आपस में हम लोग भागा देते हैं, एचसीएफ देते हैं, तो उनका जो एचसीएफ है वह 1 निकल के है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3, चाहे छोड़िए, हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं 9 एवं 11। ठीक। इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। एचसीएफ निकालना आप लोग जानते हैं बचपन से ही। एचसीएफ निकालने के लिए भागा दिया जाता है। 9 का एक बार से ले जाएंगे 9, बचेगा 2। अब यहाँ पे 9 को यहाँ लाना होगा, 9 लाएंगे, 4 बार में जाएगा 8, बच गया 1। तो देखिए इसको हम लोग जब 9 को 11 से एचसीएफ दिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में 1 बच गया। इसके अलावा हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 एवं 19 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग करके देखेंगे, 12 को 19 से एलसीएम लगा के देखेंगे तो एक बार में जाएगा 12, 7 बचेगा। अब इस 12 को उतार देंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक ही बार में यह जाएगा 5, यहाँ बचेगा। फिर 5 को हम 7 से भागा देंगे तो यह एक बार में जाएगा 5, बाद लास्ट में बचा 2। अब 2 को हम लोग 5 से लेंगे तो ये 2 बार में लेंगे, 4 हो जाएगा। एचसीएफ यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो एक ही शेषफल बचता है। तो वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनको एचसीएफ लगाने पर शेषफल में 1 बचता है, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह से कुछ संख्याओं के बारे में आप लोग को जानना था, जो कि हमने बतला दिया। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक तो आप बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन इसका अन्य नाम होता है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे और बचपन से इसको पढ़ते आप लोग आ रहे हैं। तो इस एचसीएफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बतला दे रहे हैं, आपको मालूम तो होगा लेकिन बतला दे रहे हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का 2 ठे विधि होता है। एक होता है आपका गुणनखंड विधि, और दूसरा आप लोग का जो होता है ये होता है भाग विधि। ठीक। तो हम एक ठे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 4 और 18 का हम लोग को निकालना है एचसीएफ। पहले हम लोग गुणनखंड से निकालेंगे, फिर हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि से पहले जो संख्या दिया रहता है उसका गुणनखंड निकालना होता है। अब गुणनखंड क्या होता है भाई, तो देखिए उसका एलसीएम निकाल देना है और जो संख्या बचेगा वही उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ 4 और 18 दिया है तो 4 रखेंगे हम लोग और 18 रखेंगे। पहले हम लोग 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 का एलसीएम सिंपल 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आप लोग का 2 × 2, और यही इसका गुणनखंड कहलाता है। आपको इसके बारे में आगे पढ़ना है काफ़ी। अब 18 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 18 को हम लोग 2 से 9 बार में ले जाएंगे, फिर 3 के टेबल से 3 बार में ले जाएंगे, तो यह जो आपका 2 × 3 इस रूप में आ गया। अब आपको मेन काम क्या करना है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि ऐसा कौन कौन सी संख्या हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मात्र एक संख्या है जो है 2। आप 2 को देखिएगा तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, दोनों में सेम कॉमन नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा, एचसीएफ 2 निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है गुणनखंड विधि। पहले दोनों का गुणनखंड निकालना है, उसके बाद जो कॉमन होगा, चाहे कॉमन एक संख्या या एक से अधिक संख्या हो सकता है। ठीक। कॉमन जो होगा उस संख्या को यहाँ पे आप लोग को लिख देना होगा, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोग का है भाग विधि। भाग विधि के बारे में तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। 4 और 18 का हम लोग को निकालना है, तो 4 से लेंगे हम लोग 18, तो 4 ये 18 जाएगा नहीं तो हम लोग 4 बार में लेते हैं, 4 जगह 16, आपका कैरी बचता है 2। उसके बाद फिर हम लोग 4 से इसको भागा देंगे, तो ये 2 बार में 4 कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं आया,
लेकिन यहाँ पे जो अंतिम आपका भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो अंतिम भाजक 2 है, यानी HCF आपका आ जाएगा HCF बराबर 2 आंसर। यहाँ भी HCF 2 आया है और यहाँ भी HCF 2 आया है। इस फॉर्मेट में आपको HCF बनाना है। और इसी से रिलेटेड यह जो यूक्लिड एक थी, गणितज्ञ थे यूक्लिड, उन्होंने अपना एक नियम इसमें डाल दिया और इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, आप बचपन से ये चीज़ तो पढ़े होंगे कि यह जो संख्या आगे वाली होती है, यह वाला संख्या, इसको हम लोग कहते हैं भाजक। यदि नहीं पढ़े हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बतलाया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर 3 में भी आपको इसको पढ़ना है और चैप्टर 2 में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। तो यह जो आगे वाला जो संख्या होता है जो भाज लगाता है उसे हम लोग कहते हैं भाजक। उसके बाद यह जो संख्या जिसमें भाज लगता है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। बाकी यह तो आप लोगों को मालूम होगा, इसको कहते हैं भागफल, भागफल। और अंत में जो बचता है, यहाँ पे अंत में जो बचा होगा उसको हम लोग कहते हैं शेषफल, शेषफल। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या क्या नाम है। तो जो भाग लगाता है उसे हम लोग कहते हैं भाजक, जिससे भाग लगता है उसे हम लोग कहते हैं भाज्य, जो भाग का परिणाम निकलता है उसे हम लोग कहते हैं भागफल, और जो अंत में बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। तो यूक्लिड ने इसी से जुड़ा एक नियम दे दिया और इस नियम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जाना जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। इसमें देखिए, यूक्लिड ने एक नियम दिया है कि यह जो आपका जो भाज्य होता है, भाज्य, ठीक, यह भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है इस भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल के। नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेना है, हम बढ़िया समझाते हैं। यूक्लिड गणितज्ञ ने यह बतलाया है कि यह जो भाज्य यानी जो बड़ा संख्या होता है दोनों संख्याओं में, देखिए हम यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाते हैं। यूक्लिड ने यह जो 2 संख्या हैं, इसको 4 और 18 हमने 2 संख्या लिया है, तो इसमें एक संख्या को A कहता है और दूसरी संख्या को B कहता है, ठीक है। बड़ी संख्या जो होता है उसको A कहता है, ठीक है। तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, 18 बड़ी संख्या है तो इसको हम लोग A कह लेते हैं और 4 को हम लोग कहते हैं B, ठीक। तो यूक्लिड कहता क्या है कि ये जो A है बराबर होगा भाजक बोले तो B इंटू भागफल। भागफल का मतलब होता है ये क्विस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग Q से संकेत करते हैं, और प्लस में शेषफल को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए इसका संकेत करते हैं हम लोग R से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है A बराबर होता है BQ प्लस में R। यह भी बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, फिर भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, जो संख्या, किसी भी संख्या जो बड़ी संख्या होते हैं, कोई भी HCF के दौरान जो बड़ी संख्या होती है वह होती है भाज्य, ठीक, वह होती है भाज्य। तो भाज्य के बराबर होता है यह जो संख्या भाग लगाती है, यानी भाजक, और भागफल का गुना और जोड़ में शेषफल, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया एक बार और ट्राई करते हैं, अब नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। देखिए, कोई भी हम लोग एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कोई और, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं 2 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये आप लोग 4 बार में जाएगा 8, यहाँ पे शेषफल 1 बच गया। अब इसमें आप लोग को समझिए शांति से। देखिए, यह जो बड़ी संख्या है, ठीक, इस बड़ी संख्या को कहते हैं हम लोग B, ठीक, सिंपल हम लोग समझा रहे हैं, इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है, यह आपका काम का नहीं है, काम का आपका ये वाला है, ठीक। तो जो बड़ी संख्या है इसको हम लोग कह देते हैं, माफ़ करिएगा, बड़ी वाली संख्या को हम लोग कहते हैं A, ठीक, बड़ी वाली संख्या को A करेंगे। उसके बाद जो छोटी वाली संख्या है, इस छोटी वाली संख्या को हम लोग कह देंगे B, इंटू करेंगे हम लोग इससे जो जितना बार में हम लोग भाग लगाए हैं, यानी यहाँ पे 4 जो है यह 4 रहेगा, प्लस में जो बचा कुचा रिमाइंडर रहेगा यानी शेषफल रहेगा, उसको कहते हैं। अब इसको अब इसका उपयोग क्यों होता है यह पहले समझ लीजिए, तभी आपको समझना पड़ेगा।
इसके लिए आप लोग इसका इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि कोई भी हम लोग डिवाइड या एचसीएफ बना रहे हैं तो वह सही जा रहा है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं इसको कि हमने सही बनाया है कि नहीं। तो देखिए बड़ी वाली संख्या को हमने बोला है ए मानना है, तो ए को हम लोग ए पहले लिखना है, तो 9 है बड़ी संख्या बराबर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बी है, तो बी हमने बोला छोटी वाली संख्या को बी लेना है, यानी 2 छोटी वाली संख्या है इनटू क्यू हमने बतलाया जिस संख्या से भाग दिए हैं, जो भागफल है, यानी 4 है यहाँ पे, तो 4 लिखेंगे। और प्लस में आर का मतलब होता है शेषफल, जो बचा कुछ है यहाँ पे है, तो 1 लिख देंगे हम लोग। आप शांति से यह 9 का 9 लिख देंगे, 4 दूनी 8 होगा, 8 प्लस 1 यह 9 हो जाएगा, 9 बराबर 9। और इसी तरह से यह जो सिद्ध होता है। ठीक, तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए है किसी भी कोई भी दिया गया है एचसीएफ उसका बड़ा संख्या, बी छोटी संख्या है, क्यू उसका भागफल है और आर जो है उसका शेषफल है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत आपका सिंपल टॉपिक है जिसको आप लोग समझ लीजिएगा, तभी जाके आप आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाइएगा। तो इसमें आप लोग का एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त करना, और यह थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको पूरे को पूरे एक्सरसाइज को बनाना है, इसीलिए इस पर आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग अब अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा है। वैसी संख्या है जो अपने स्वयं एवं एक के अलावा और किसी संख्या से ना विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो किसी भी संख्या को गुणनखंड में हम लोग को तोड़ देना है और प्रत्येक संख्या उसमें हम लोग का अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हम लोग यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 6। ठीक, 6 को हम लोग देखिए किसी भी संख्या को गुणनखंड करने का मतलब उसे आप लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए। 6 का एलसीएम सिंपल 2 3 आपका आ जाएगा। 6 का एलसीएम 2 × 3। अब देखिए इसमें हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 देखिएगा तो यह भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो यही कर रहा था कि अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, यानी वैसा गुणनखंड जिसका प्रत्येक संख्या अभाज्य हो। तो यहाँ 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 का। ठीक, 18 का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 18 को हम लोग 2 से ले जाएंगे 9 बार में, फिर 3 से ले जाएंगे हम लोग 3 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 2 × 3 × 3। यहाँ पे देखिएगा आप लोग तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। एक कोई और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल हम लोग जैसे 30 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 30, ठीक, 30 के एग्जाम्पल के लिए हम 2 से भागा देंगे, 15 बचेगा। 5 के टेबल से यह 3 बार में आपका जाएगा। इसको हम लोग 30 को लिखेंगे तो यहाँ लिखाएगा 2 × 5 × 3। यहाँ पे आप देखिएगा 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, और यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से कोई भी संख्या को आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आशा करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। वैसा गुणनखंड जिसकी प्रत्येक संख्या अभाज्य हो और कोई भाज्य संख्या उसमें ना उपस्थित हो। ठीक है, आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग ये जो अभाज्य गुणनखंड समझे हैं, अब इसी अभाज्य गुणनखंड से आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आता है एग्जाम में। तो एक साइड हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एक साइड हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक, कोई एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2 संख्याओं का, 24 ले लेते हैं हम लोग संख्या एक है, और एक संख्या हम लोग 64 ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। तो हमको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, इसलिए आपको पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा, इन दोनों संख्याओं को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम 24 का पहले निकालेंगे हम लोग 2 के टेबल से 12 बार में, 2 के टेबल से 6 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में, बस इतना हो गया। 64 का फिर हम लोग निकालेंगे 64 का 2 के टेबल से 32 बार में, 2 के टेबल से 16 बार में, 2 के टेबल से 8 बार में, 2 के टेबल से 4 बार में और 2 के टेबल से 2 बार में। ठीक है, इतना आप लोग का हो गया। अब एलसीएम हमने दोनों का निकाल लिया, अब इसको हम लोग लिख देंगे। तो 24 को हम लोग लिखेंगे 24 बराबर में आप लोग का है 2 × 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद फिर आप लोग का है 64 का
64 का भी हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये काफ़ी लंबा जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे 24 को। देखिए ये जो 2 है यहाँ 3 बार है, तो हम लोग 2 का पावर 3 दे देंगे, गुने 3 का पावर कुछ नहीं, 3 एक ही बार है तो 3 का पावर 1 ही रहने देंगे। इस प्रकार से हम 64 में देखेंगे तो 64 में कोई और संख्या नहीं है, केवल 2 जो है यह 2 6 बार है, 3 3 6 बार है 2, यानी 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले एचसीएफ अभी जस्ट हमने बतलाया था वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। अब ऐसे काम नहीं बनेगा क्योंकि 2 यहाँ 3 बार है और 2 यहाँ 6 बार है, तो दोनों में तो 3 3 और 6 6 कॉमन नहीं है, लेकिन 3 बार 2 इसमें भी कॉमन। चाहे यहाँ मत समझिए, आप यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ समझिए, बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए कॉमन की बात है तो यह 2 2 कॉमन हो जाएगा, यह 2 2 कॉमन हो जाएगा और यह 2 2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो कोई भी संख्या इन दोनों में कॉमन नहीं है, यानी 3 बार 2 कॉमन है, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 इसका हो जाएगा एचसीएफ। आप निकाल लीजिएगा भाग विधि से तो 8 एचसीएफ आप लोग का निकल के आ जाएगा। अब बात रहता है हम लोग का एलसीएम की। एलसीएम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए एलसीएम में आप लोग को क्या करना रहता है, यहाँ पे जो भी संख्या है दोनों में कौन कौन सी संख्या इन्वॉल्व हो रही है उसको देख लेना है। तो ये 2 और 3 यही 2 संख्या है जो दोनों में इन्वॉल्व है, ठीक। 2 और 3 2 संख्या मात्र दोनों में इन्वॉल्व है। तो हम लोग को देखना है कि 2 का अधिकतम मान किस में है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 6 है, यानी 2 का अधिकतम मान यही है 2 पे पावर 6। तो जो अधिकतम मान होगा उसको हम लोग को उतार देना है, यानी 2 पे पावर 6 इंटू फिर 3 है हम लोग का अन्य संख्या, तो 3 के हाईएस्ट मान 3 पे पावर 1 है, 1 लिख देंगे। नहीं समझ में आया फिर से हम समझाते हैं। हम लोग को यह नहीं देखना है कि कौन किस में कॉमन है, यह सबसे मतलब नहीं है। हम लोग को देखना है कि कौन कौन सी संख्या है इन दोनों में इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ 3 इन्वॉल्व हो रही है और 2 इन्वॉल्व हो रही है, और यहाँ पे केवल 2 इन्वॉल्व हो रही है, यानी 3 और 2 ऐसी संख्या है जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अब दोनों में से हाईएस्ट मान दोनों का कहाँ कहाँ है हम लोग को देखना है। तो 2 का हाईएस्ट मान 6 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो हम 2 पे 6 लिख देंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट मान है, हम लोग को हाईएस्ट ही मान उठाना है। और 3 तो एक ही है, तो 3 का 3 ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसमें आप लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग को गुना कर देना है। तो 2 पे पावर 6, यहाँ पे 2 पे पावर 6 है, इसका मान 64 है, 64 इंटू 3 की जगह पे 3 लिख देंगे। इसको गुना करेंगे तो 4 3 12 का हासिल 1 और 6 3 18 1 19, 192 इसका एलसीएम आ गया और 8 एचसीएफ आ गया। एक बार और हम समझा देते हैं आपको बढ़िया से समझने के लिए। एचसीएफ तो एकदम सिंपल है, जो भी संख्या दोनों में कॉमन होगी उनको गुना करके एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम में हम लोग को देखना है कि जो भी संख्या हाईएस्ट जहाँ होंगी वही उनका मान हम लोग को लेना है। जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन हम लोग को हाईएस्ट मान जहाँ होगा, जैसे यहाँ 2 पे मान 6 है, हाईएस्ट मान यही है, तो हम लोग को 2 पे पावर 6 ही रखना है एलसीएम के लिए। और 3 में देखेंगे तो 3 एक ही है, तो 3 का मान हाईएस्ट यही है, और इसको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यह एक टॉपिक था जो कि आप लोग को समझना था। अब देखिए यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कि वह फार्मूला क्या कहता है कि 2 संख्या का गुणनफल उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 2 संख्या हम लोग मान लेते हैं ए और एक संख्या हम लोग मान लेते हैं बी, इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम गुना करने पर और इनके एचसीएफ से बराबर मान आएगा। यह एक फार्मूला है। अब यह जो फार्मूला आप लोग का है, इस फार्मूला पे हम लोग इसको बैठा के देखेंगे। यह जो संख्या हमने एग्जांपल में ली थी 24 और 64 को, तो देखिए 24 को और 64 को यदि आप गुना करेंगे और इनका एलसीएम और एचसीएफ यानी 192 को गुना करेंगे 8 से, तो दोनों का जो इधर का मान आएगा आपका 1536 आएगा और इधर का भी मान आपका 1536 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा क्योंकि यह फार्मूला एक कहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस फार्मूला के बारे में। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
तो देखिए इस प्रकार से हमने जो बेसिक जितना भी आपको आवश्यकता थी इस चैप्टर में सारा का सारा बतला दिया है। थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा हम एक्सरसाइज के दौरान बतला देंगे। अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज 1.1 कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज 1.1 को। उसके बाद 1.2, 1.3 इस तरह से आगे करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं ले रहे हम, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा क्लास 10th की पढ़ाई के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।